सर क्या आ सकता हूँ? गुड आफ्टरनून सर। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अभिलाष गेरोला है। मैं गुप्तकाशी जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से। उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री किया है। मेरा चयन यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा 2016 में हुआ था, जिसमें मुझे सशस्त्र सीमा बल आवंटित हुई थी। गुड। तो आपका फिजिक्स, मैथ और फिर उसके बाद इतिहास विषय लिया। जी सर। ठीक है, तो इतिहास विषय लिया है तो ऋग्वेद के बारे में कुछ जानते हैं क्या? जी सर। क्या जानते हैं बताइए। सर ऋग्वेद चारों वेदों में प्रथम वेद माना जाता है। और ऋग्वेद वैदिक आर्यों के उनके जीवन शैली, उनके कल्चर के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं सर, और ज़्यादातर वैदिक ऋचाएँ हैं। ये ऋचाएँ हमें ये बताती हैं कि इन आर्यों की धार्मिक। इसमें सामाजिक समानता और असमानता दोनों की बातें मिलती हैं या केवल समानता की? सर मेरा ये मानना है सर कि हर काल में समानता और असमानता विद्यमान रही है, लेकिन ऋग्वेद में सामाजिक समानता की बातें अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं, ना कि असमानता की बातें। अच्छा, असमानता कहीं नहीं दिखाई देती। सर समानता अपेक्षाकृत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पुरुष। दयानंद जी ने क्यों कहा था वेदों की ओर लौटो? सर दयानंद जी एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर एक समानता की स्थापना हो, महिलाओं को एक अधिकार प्राप्त हो। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति, जहाँ ऋग्वैदिक काल में ये सब चीज़ें दिखाई देती है, तो इसलिए हमें वेदों को अनुसरण करना चाहिए और वेदों की ओर लौटना चाहिए। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि भाई पश्चिम की तरफ भी देखो, यहाँ भी देखो, और वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो। तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव कौन लगता है? सर मैं दोनों के बीच में तुलना नहीं कर पाऊंगा प्रोग्रेसिव के संबंध में, लेकिन दोनों। इतिहास को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री है क्या? कैसे पढ़ा जाए इतिहास को? सर मेरे अनुसार हिस्ट्री अपने अतीत को जानने का एक माध्यम है, जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और अपने भविष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं। तो इतिहास से हम सीखते क्या हैं? सर इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मैं अगर बहुत कम शब्दों में अगर मैं कहूँ सर, तो हम आज जो कुछ भी हैं सर, अगर मैं एक इतिहास को एक माइलस्टोन मानूं, कि जिस वो माइलस्टोन हमें ये दिखाता है कि हम आज कहाँ तक आ पहुँचे हैं और अभी हमें आगे कहाँ तक जाना है, और यहाँ आने तक हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या हमारी। आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं। समाज का दर्पण इतिहास को क्यों नहीं कहा जाए, साहित्य को ही क्यों कहते हैं? सर इसको मैं एक उदाहरण के रूप में क्या कहना चाहूँ सर। सर यदि मैं अकबर की बात करूँ, तो अकबर ने कौन कौन सी नीतियाँ लेके आई थी। जैसे उसने सुलह कुल लेके आया, तो वो सुलह कुल लेके आया, ये इतिहास का पार्ट है। लेकिन सुलह कुल लाने में उसके दिमाग में क्या चल रहा था, या उस समय समाज कैसा था, वो समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा था उसके इस नीति लाने के पीछे, ये हमें साहित्य बताता है। जैसे अबुल फजल ने जो साहित्य लिखा, वो हमें ये बताता है। तो सर ये उदाहरण एक स्पष्ट करता है कि साहित्य समाज का दर्पण हो सकता है बेहतर रूप में। अब उत्तराखंड की दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव क्या चीज है जो प्रोग्रेस कर सकती है, कि व्हाई उत्तराखंड कैन प्रोग्रेस एंड व्हाई उत्तराखंड कैन नॉट प्रोग्रेस? सर यदि मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करूं, तो उत्तराखंड क्या क्यों पॉजिटिव कर सकता है। सर पूरे भारत के जितने 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में उत्तराखंड कुछ ऐसे चुनिंदा राज्यों में से जहां पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों का आपस में संयोजन दिखता है। 4 राज्य उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में आते हैं और 2 पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सर हम एक बेहतर इकोनॉमी की प्लानिंग कर सकते हैं कि पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के संयोजन से एक विशिष्ट रूप में इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। दूसरी सर अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड एक अपनी विशेष जलवायु परिस्थिति के कारण हॉर्टिकल्चर और एरोमेटिक प्लांट इत्यादि के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ सकता है, जो आज प्लानिंग भी चल रही है। लेकिन सर अगर मैं वहीं बात करूं कि क्यों ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो आज उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, कि जो लोग अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के ज़बरदस्ती बाहर जा रहे हैं। दूसरी सर अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड का जो पर्यावरण, जो पूरा भूगोल है, भौगोलिक परिस्थितियां आपदाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अगर इनमें कंट्रोल नहीं पाया गया, तो ये विकास को रोक सकता है। एक शब्द भी कहा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन। तो क्लाइमेटिक माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन और डिस्ट्रेस माइग्रेशन में क्या फर्क करेंगे आप? सर यदि मैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन की बात करूं, तो ये भी सर मैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्लाइमेटिक माइग्रेशन का ही एक पार्ट है, कि यदि जलवायु परिस्थितियों के कारण ऐसी समस्याएं बनती है
कि उस स्थान पर रहने पर आबादी को समस्या खड़ी होती है, तो वो उस स्थान से पलायन कर लेती हैं। जबकि इकोनॉमिक माइग्रेशन से सदा से ही होता आया है कि यदि हम बेहतर इकोनॉमी की तलाश में या बेहतर आर्थिक परिस्थितियों की तलाश में किसी दूसरे स्थान को माइग्रेट करें, तो वो हमारा इकोनॉमिक माइग्रेशन। इस माइग्रेशन का इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव होता है। सर, मैं इस संबंध में एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन की तरफ जाऊंगा कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं इसको अपने कथन को जस्टिफाई करना चाहूँगा। जी सर। सर, यदि कोई लैंडलेस लेबर किसी स्थान की ओर माइग्रेशन करता है तो वो एक जायज़ भी है। लेकिन सर, यदि कोई जैसे उत्तराखंड में हो रहा है, आदमी अपनी बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद को छोड़कर जहाँ पे वो फल फूल सकती है, डिस्ट्रेस की वजह से किसी अन्य स्थान पर माइग्रेट कर रहा है, तो सर ये एक संकटमयी परिस्थिति है। हमारा जो समाज है यहाँ भारत में, यहाँ है वर्ण आश्रम पर आधारित। यूरोपियन जो सोसाइटी है वो क्लासेस पर आधारित है। कौन ज़्यादा रिजिड है, डिटरमिनेंटल है फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और कैसे, हाउ विल यू एनालाइज इट? सर, यदि मैं भारतीय समाज की बात करूं तो आज हमें वर्ण व्यवस्था को जो विद्रूप रूप जाति व्यवस्था के रूप में लगता है, मैं उसे आप क्लासेस इतिहास की के अपेक्षा। विद्यार्थी हैं, क्या है इतिहास वर्णाश्रम का? कब से शुरू हुआ ये? सर, वर्णाश्रम का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ 4 वर्णों की बात की थी। लेकिन वो समाज वर्ण मनुष्य की क्रियाओं या उसके व्यवसाय पर आधारित था, ना कि जन्म पर आधारित। बाद में ये विद्रूप होते होते जन्म पर आधारित होता गया। व्हाट इज द हिस्ट्री? इसमें जो बुराई आई है वो कब आई? सर, ये उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते जब महाजनपद काल आया, उसके बाद से लगातार सर ये विद्रूप होता गया, और आज हम इसको इस विद्रूप सेंस में देख सकते हैं। जी सर। और सर, यदि आपकी मैं प्रश्न की बात करूं तो मुझे सर ये जाति व्यवस्था, क्लासेस की व्यवस्था की अपेक्षा इसकी हिस्ट्री कब है? हिस्ट्री का इसका ओरिजिन कब है जाति व्यवस्था? सर, जाति व्यवस्था गुप्त काल में आते आते अपने इस रूप में आ चुकी थी, जिस रूप में हम आज तक। ओरिजिन कब हुई है हिस्ट्री के, किस कालखंड में? हमने उत्तर वैदिक काल बताया वर्णाश्रम का, जातीयता की का उद्गम कौन सा एरा है, हिस्ट्री का कौन सा कालखंड है? माफ़ कीजिए सर, मैंने ऋग्वैदिक काल बताया था वर्ण व्यवस्था का उद्गम, और उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते जाति व्यवस्था एक रिजिड होनी शुरू हो गई थी। महाजनपद काल से वो और रिजिड होनी शुरू हुई, उसके बाद बौद्ध धर्म के लगातार। बारे में क्या जानते हैं? सर, बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा चलाया गया एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में था, जिसने जाति व्यवस्था और जो ब्राह्मण धर्म में विद्यमान जो कुप्रथाएं थी उसके खिलाफ एक वैचारिक सोच प्रदान की। ब्राह्मण धर्म कोई होता है? जी सर। सर, इतिहास में इसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, उस काल के धर्म को। तो उसके खिलाफ एक वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की, जो कि जीवन को सरलतम रूप से जीने की व्यवस्था थी। अगर मैं संक्षेप रूप में बोलूं तो जीवन के एक्सट्रीम्स को हटकर एक मध्यम मार्ग अपनाकर एक सरल रूप में जीवन जीने की 3 व्यवस्था। प्रमुख शिक्षाएं बौद्ध धर्म की बताइए। सर, बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों पर विश्वास करता है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। साथ ही बौद्ध धर्म बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 चीज़ों को त्रिरत्न मानकर इन पर विश्वास करता है। बुद्ध के अनुसार दुख क्या है? सर, जहाँ तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ, माफ़ कीजिए सर अगर मैं एग्जैक्ट ना बोल पाऊँ, तो बुद्ध के अनुसार सर जो ये लिप्सा है या जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं ही दुख का कारण बनती है। उत्तराखंड कब बने? सर, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। लोकसभा का बता दीजिए। सर, लोकसभा में 5 सीट्स है सर उत्तराखंड से। विधानसभा की सीट? 70 सीट है सर, और 70 प्लस 2 सीट है सर, और अभी वर्तमान में 70 सीट्स हैं सर। अभी रिसेंटली शाइनबर्ग का जो सीए एनआरसी लेके जो हो रहा है, आपका क्या इंटेक है उसमें, क्या कहना चाहते हैं? पहले बताइए कि सिटीजनशिप है क्या, एनआरसी है क्या, और आपका क्या राय है? सर, यदि मैं आपके प्रथम प्रश्न की बात करूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के एक्ट में एक संशोधन है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों जिनको धार्मिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ चुके हैं, वो देशीकरण की नागरिकता के जो 11 साल का भारत में रहने का प्रावधान है उसे कम करके 5 साल कर दिया गया है, तो उन्हें नागरिकता इस रूप में मिल सकती है। दिल्ली में पानी एक बड़ी समस्या है। तो दिल्ली में कौन कौन से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं?
कुछ आइडिया है आपको? माफ़ कीजिए सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। पानी में जो मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है वो क्या होता है? सर जहाँ तक मैं इसे याद कर पा रहा हूँ, पानी में अमोनिया, आर्सेनिक, नाइट्रेट, ये कुछ इम्प्योरिटीज होती है। अमोनिया को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? माफ़ कीजिए सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। अभिलाष साहब तो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जी सर। इस फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर मेरे मेरे अनुसार इस फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी सर काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करेगी अगर मैं साइंस का हूँ। लेकिन सर मुझे इसका अंदर पता नहीं है कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस चीज़ पे टिका है। तो सर मैं अभी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं बता पाऊँगा। ये प्रोबेबिलिटी होता है क्या? प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट होती है? क्या है? नहीं सर, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन सर उसके पीछे वो घटनाएँ और जो अन्य उसके पीछे कारक है सर, वो अवश्य देखने पड़ते हैं। जैसे सर अगर मैं सिक्का को उछालूँ तो मुझे उसमें पता है सर उसके 2 ही हेड हैं, तो उसके एक हेड के आने की संभावना 1/2 होगी। लेकिन इसके पीछे, इस पंखे के पीछे मुझे अन्य तथ्य नहीं पता है सर। आप सर पानी में जैसे जाते हैं हम लोग गंगा यमुना, तांबे के सिक्के फेंकते हैं, तो क्यों फेंकते हैं? इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? कहते हैं पानी की बॉटल में पानी भी रखो तो जी सर। कहते हैं फिर पानी के सिक्के डालते हैं, इसका कुछ वजह है? सर मैं शायद इसकी उपयुक्त वजह ना बता पाऊँ, लेकिन सर जितना मुझे ज्ञान है, सर तांबा का जो कॉपर आयन होते हैं, सर वो पानी की अशुद्धियों को दूर करने का एक माध्यम बताए जाते हैं। तो इस कारण से हम सब तांबे की बोतल में पानी भी रखते हैं, और क्योंकि सर जो कॉपर आयन होता है वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, और पानी में शायद से सर तांबे के सिक्के फेंकने के पीछे भी यही कारण रहे होंगे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्वालिटी होना चाहिए? सर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ी क्वालिटी उसके लीडरशिप की क्षमता को मानता हूँ। इसी लीडरशिप की क्षमता में सर इंटीग्रिटी, टीम को साथ लेने की भावना, नई चीज़ों को लगातार सीखने की भावना सम्मिलित होती है। और सर साथ साथ सर एक एडमिनिस्ट्रेटर को सभी पक्षों का कंसेंसस लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सर इन सब क्वालिटी को मैं मानता हूँ कि एक सिविल सेवा में ज़रूर होनी चाहिए। आपको वीकेस्ट पॉइंट क्या है आपका? सर अगर मैं अपने वीकेस्ट पॉइंट की बात करूँ तो सर मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, और सर मुझे लगता है कभी कभी मैं कुछ मुद्दों पर कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ, जिससे मेरे आसपास रहने वाले लोगों को समस्या हो। इमोशनल कि प्रैक्टिकल? सर मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ सर। बिलीव इन एम्पैथी और सिंपैथी? सर वैसे तो मैं सर इम्पैथी में बिलीव करता हूँ। एम्पैथी क्या होता है? सर इम्पैथी का अर्थ है कि मैं किसी अन्य मनुष्य, वो अगर किसी दुख में है, तो मैं उसके दुख को महसूस कर सकूं और स्वयं को उसके जगह पर रख के उसको महसूस करूं, और साथ ही साथ सर कुछ प्रयास करूं कि मैं उसके दुख को दूर कर व्हाट सकूं। इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एक काफ़ी व्यापक शब्द है सर, जिसके अंतर्गत एक एडमिनिस्ट्रेटर में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या क्या एथिकल गुण होने चाहिए वो उसमें सब समाहित है। व्हाट इज एथिक्स? हाउ डू यू डिफाइन? कैसे डिफाइन करोगे एथिक्स को? क्या है? एंड मोरालिटी के साथ क्या डिफरेंस है? क्या सेम चीज है? जी सर एथिक्स अगर मैं सब पारिभाषिक शब्दों में बोलूं तो सर हिंदी में एथिक्स और मोरालिटी को नैतिकता ही कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है सर। मोरालिटी व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच पर निर्भर होती है, जबकि सर एथिक्स समाज के द्वारा उस व्यक्ति पर जो समाज के द्वारा कानून या उसके जो नियम बनाए जाते हैं उस पर आधारित होती है। तो सर यदि मैं बात करूं कि सर मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप में अगर कोई इंसान है, वो सती प्रथा को अच्छे सेंस में ले सकता है, लेकिन सर वो एथिक्स जो कहते हैं समाज के, वो कहते हैं कि नहीं, सती प्रथा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मेन डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में? सर यदि मैं संवैधानिक डिफरेंस की बात करूं तो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्सिबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्सिबल है। एक दूसरा भी सर मैं इस संबंध में बोलना चाहूँगा। फंडामेंटल राइट्स अधिकतर बात करते हैं सर राजनीतिक अधिकारों की, जबकि जो डीपीएसपी है वो आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं। आप आर यू रिस्क टेकिंग बिहेवियर और वेरी प्ले सेफ? सर मैं अपने बिहेवियर को अगर बात करूँ तो मैं सर ज़्यादा रिस्क टेकिंग हूँ, और मैं स्थिरता में कम विश्वास रखता हूँ सर। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे में बिल्कुल भी स्थिरता का गुण नहीं है, लेकिन सर रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा है सर। और मैं अपनी लाइफ के जब घटनाओं को अगर याद कर सकूँ सर, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझ में रिस्क टेकिंग बिहेवियर कुछ ज़्यादा है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हाई दिस आपके साथ रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्यों जरूरी है? एज एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो क्या इसमें इंपॉर्टेंस है?
सर अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के संबंध में कहूँ सर, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को लगातार सर चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी पब्लिक को मैनेज करना पड़ता है, और वो जिस जो काम कर रहा है सर, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो बहुत हद तक उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन फिर भी सर उसको उन चुनौतियों को समझना पड़ता है, उस रिस्क को लेना पड़ता है और अपने काम का निर्वहन करना पड़ता है। उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है सर। यदि वो उस प्रेशर को लेने का रिस्क ना ले पाए सर, तो मुझे नहीं लगता सर एक आदमी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। किरण बेदी को was the first woman IPS officer to get gallantry award president. किस वजह से मिला था उनको? माफ़ कीजिए सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अभी किरण बेदी कहाँ पर है? सर किरण बेदी पौंडीचेरी की पुदुचेरी की राज्यपाल हैं सर। आप पोएम भी लिखते हैं? जी सर। कुछ सुना सकते हैं हम लोग? क्या गढ़वाली फोक लिखते हैं? सर मैं गढ़वाली पोएम लिखता हूँ और मुझे इसका शौक है सर। मैं चाहूँ तो एक आपको सुना सकता हूँ एक पोएम। उससे पहले एक चीज और रिलेटेड, पोएम और प्रोज में कौन सा चीज दोनों में क्या कौन difference? सोसाइटी को जो लाइव दिखाता है, पोएम से आता है कि प्रोज से आता है? एक सोसाइटी को एकदम दिखाता है आपके हिसाब से, दोनों है? जी सर। किसमें आपको लगता है कि रियलिस्टिक जो सोसाइटी है दिखता है, मिरर ऑफ सोसाइटी? सर एक साहित्य का विद्यार्थी होने के बाद सर मैं दोनों के बीच में मुझे एक चीज़ का चुनना काफ़ी टफ है सर। लेकिन ये सर ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित होगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता के अकॉर्डिंग सर गद्य यानी जो प्रोज है सर, वो समाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा पाता है, क्योंकि सर उपन्यास की कविता सुनते हैं। सर वो कविता ऐसी है कि बुझड़ न दे मसाल भुला, यो अंधरुचि विकराल भुला, जुचि दिखनु दूर सो दूर नी, यू कोई विदाता को माया जाल च भुला, और बंच तेरी मुट्ठी माँ महल की विशाल भुला, और देख हिम्मत रख लो तो बढ़ जालू काम, देख हिम्मत रख लो तो बढ़ जालू काम, वे जालू यन कमाल भुला, किले की जे देश बेटिन तू ची आयु, किले की जे देश बेटिन तू ची आयु, सो विदाता सो शिवजी की ची स्वरयाल भुला। थैंक यू सर। राम की शक्ति पूजा जी सर। में राम के जो आंसू निकलते हैं किस वजह से निकलते हैं? सर राम की शक्ति पूजा में जो राम के आंसू निकलते हैं वो ये याद करके निकलते हैं कि आज रणभूमि में जो उन्होंने शक्ति का विकराल रूप देखा है, उसके बाद रहते हुए सीता की मुक्ति नहीं हो पाएगी। शक्ति का विकराल रूप का मतलब? सर इस कविता में और इस कथानक में सर शक्ति ने रावण को अपनी गोद में बिठा रखा था, यानी शक्ति रावण के पक्ष में थी। रावण के पक्ष में। जी सर। तो इसके लिए आंसू निकल रहे थे। शक्ति किसी को गोद में बैठा है उसकी मर्जी। नहीं सर जैसे मैंने कहा सर, वो आंसू ये सोच के निकले कि अब सीता को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो व्यक्तिगत क्षति है उनकी, उससे आंसू निकलने से पाठक को क्या लेना देना? मान ली किसी की सीता न कैद से निकले तो उससे पाठक को क्यों लेना देना, समाज का क्या लेना देना? सर यदि मैं राम की शक्ति पूजा एक संश्लिष्ट कविता है सर, जिसके कई अर्थ खुलते हैं सर। इसमें सीता की मुक्ति सिर्फ सीता की मुक्ति नहीं है, प्रकारांतर से पूरे राष्ट्र की मुक्ति है, एक पूरी मानव जाति की मुक्ति है और नारी की मुक्ति है सर। और इन वृहद सेंस में मैं देखूँ सर, तो राम के आंसू निकलना सर जायज़ बात है। मान लीजिए आप ऐसी किसी मुसीबत में हो, अगर कि आपकी हार हो रही है, तो इस कविता से कैसे आप प्रेरणा पाके क्या एक्शन करेंगे? सर मैंने जब से मैंने ये कविता पढ़ी है सर, मैंने काफ़ी इसका उपयोग भी किया है सर। बहुत सी परिस्थितियों में जब मैं हार का सामना कर रहा होता हूँ, तो मैं याद करता हूँ कि कैसे राम भी लगातार हार का सामना कर रहे थे। अंतिम रूप से भी देवी उनकी परीक्षा लेते हुए गई, लेकिन फिर भी उनको याद रहा कि नहीं, माता मुझे राजीव नयन कहती थी और मेरी ये दुआ कभी भी सी। कंक्लूजन नयन तो उन्होंने दे दिए, इसका मतलब क्या है? सर कि आप लास्ट मोमेंट पे जब हार रहे हैं, बिल्कुल निश्चित है आपकी हार, आप व्हाट एक्शन यू विल टेक? एक तो एक सिंबॉलिक हो गया, उन्होंने आंख अपनी देने की कोशिश की, बट व्हाट इट सिंबलाइज, क्या है इसका सिंबल, इसका मतलब क्या है? सर इसको मैं अगर एक लाइन में बोलूँ सर, तो जो इसमें कहा गया है सर कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, तो सर ये वाक्य इसका पूरा निर्धारण करता है कि नहीं, मुझे फिर से अपनी क्षमताओं पर देखने की आवश्यकता है, मौलिक रूप से फिर सोचने की आवश्यकता है। रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग यू हैव लव्ड जी सो सर। मच। इसका मतलब है कि आप वो सब चीज को छोड़ दो तुरंत जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आप जीत बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। धन्यवाद सर। ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा में कैसे फर्क करेंगे आप? आपको किसी बच्चे को समझाना है तीनों में मौलिक अंतर।
सर यदि मैं आस्था और विश्वास की बात करूं सर, इनके बीच में एक बहुत महीन फ़र्क है सर। और सर शायद से मैं फ़र्क बता ना पाऊँ इनके बीच में, लेकिन मैं श्रद्धा के और इनके बीच में फ़र्क बता सकता हूँ सर। सर श्रद्धा को जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है सर, श्रद्धा में जो श्रद्धेय होता है सर, वो अपने जिसको वो मानता है उसके प्रति संपूर्ण समर्पण कर लेता है। और वो चाहता है कि जो उसका श्रद्धेय है, सभी लोग उसको जानें, सभी लोग उससे जुड़े सर। और ये फ़र्क है सर विश्वास और श्रद्धा में। जो समर्पण का भाव दिखता है सर, वो श्रद्धा में ज़्यादा दिखता है, और जबकि वो विश्वास और आस्था में कम दिखता है सर। तो साहित्य में सबसे प्रिय कौन है आपके, जिनको आप बहुत नज़दीक से महसूस करते हैं? सर मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ज़्यादा पसंद है सर। आपके उत्तराखंड के कोई व्यक्ति जो बहुत पसंद हो? जी सर। कौन है? सर मुझे उत्तराखंड से सर काफ़ी ज़्यादा साहित्यकार है, लेकिन सर सुमित्रा नंदन पंत जी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, यानी मिला जुला कर आपको छायावाद ज़्यादा पसंद है। निराला में क्या पसंद है और पंत में क्या पसंद है? सर यदि मैं निराला जी की बात करूं, तो जो जीवन के प्रति जिजीविषा निराला जी में दिखती है, वो मुझे काफ़ी पसंद है सर। वो मुझे आकर्षित करती हैं। कोर्स के अलावा कोई कविता सुना दीजिए निराला की, जो आपने कोर्स में से इतर कोई कविता हो। सर उनकी एक कविता है कि अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने जीवन का सहर्ष अमृत सींच लूंगा मैं। दिखा दूंगा मैं उन्हें वे जहाँ है वे मेरे अनंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। ठीक है, ठीक, थैंक यू।